बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज, उसके पूरे प्रोसेस को देखा था। सारे जो उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको हमने डिटेल के साथ देखा था। देन फिर हमने अलगैमल क्रिप्टोग्राफी उसको देखा था कि किस तरीके से अलगैमल जो है उसमें क्रिप्टोग्राफी की जा सकती है, कैसे उसके अंदर इनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट फिर हम एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, उसको हमने देखा था, जहाँ पे हमारे पास अलगैमल या डेफी-हेलमैन या आरएसए, वहाँ पे जब हम कैलकुलेशन पॉलिनोमियल लेवल पे करते हैं, पॉलिनोमियल अरिथमेटिक इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे जो है हमने एलिप्टिक कर्व के थ्रू जो पॉलिनोमियल से हट के जो अरिथमेटिक्स हैं उनको हमने एलिप्टिक कर्व के थ्रू देखा कि सॉल्व किया जा सकता है। तो एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी उसको हमने डिटेल के साथ देखा था। देन हमने सूडो रैंडम नंबर जनरेशन PRNG बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक साइफर, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 विलियम स्टेलिंग की बुक का पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। आज हैश फंक्शंस के ऊपर हमारा लेक्चर है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम हैश फंक्शन किस तरह यूज कर सकते हैं और हैश फंक्शन की क्या यूटिलिटी है और क्या बेनिफिट्स हैं। ईच ऑफ द मैसेजेस like each one he had ever read of Stern's command began with a number and ended with a number or row of numbers. No effort on the part of Mungo or any of his experts had been able to break Stern's code, nor was there any clue as to what the preliminary number and those ultimate numbers signified. Hash function. A hash function H accepts a variable length block of data M as input, produces a fixed size hash value H which is equal to HO of M. तो हैश फंक्शन बेसिकली h जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट ए वेरिएबल लेंथ ऑफ ब्लॉक, डाटा ब्लॉक जिसे m कहेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करता है और उससे हमें हैश वैल्यू देता है। तो हमारा जो डाटा है, डाटा ब्लॉक m, उसके ऊपर हैश h फंक्शन हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड साइज हैश वैल्यू मिल जाती है। तो ए गुड हैश फंक्शन हैज़ द प्रॉपर्टी दैट द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द फंक्शन to a large set of input will produce output। तो एक अच्छा हैश फंक्शन, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि the result of applying the function to a large set of input will produce output। तो हम एक बहुत लार्ज सेट ऑफ नंबर्स हैं वो हम उसके अंदर हैश फंक्शन को दें तो वो हमें उन सारों के आउटपुट के तौर पे हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। That are evenly distributed and apparently random। तो ये जितने नंबर आउटपुट के तौर पे हमें मिलेंगे वो evenly distributed हैं एंड वो randomly मुख्तलिफ जगहों पे पड़े होंगे। In general terms, the principal object of a hash function is data integrity। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने का, हैश फंक्शन अप्लाई करने का जो बेसिक पर्पस है वो है डाटा इंटेग्रिटी। ए चेंज टू एनी बिट और बिट इन M रिजल्ट्स विद हाई प्रोबेबिलिटी इन ए चेंज टू हैश कोड। तो अगर हम कोई चेंज, अगर हमारे डाटा में जो M डाटा जिसे हम कह रहे हैं, अगर हमारे उस डाटा में कोई चेंज आता है कोई, तो उस चेंज का इफेक्ट जो है वो उसके हैश कोड पे भी पड़ेगा। जैसा डाटा होगा वैसा हैश कोड होगा। अगर डाटा में कोई चेंजेस आती है तो हैश कोड उसका चेंज हो जाएगा। द काइंड ऑफ हैश फंक्शन नीडेड फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशन इज रेफर टू एज क्रिप्टोग्राफिक हैश
फंक्शन। तो जनरली जो हैश फंक्शन है उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर उस हैश फंक्शन को अगर हम सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल करें तो वो हमारा उसको हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कहेंगे। A cryptographic hash function is an algorithm for which it is computationally infeasible। तो हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या है? एक एल्गोरिदम है for which it is computationally infeasible because no attack is significantly more efficient than brute force। तो अगर उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक नहीं है तो देन हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो मोर एफिशिएंट है, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो सकता। मींस हैश फंक्शन के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक नहीं हो सकता, इट मींस कोई और अटैक भी उसके ऊपर नहीं हो सकता। मींस ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एफिशिएंट है। टू फाइंड आइदर a data object that map to a pre-specified hash result the one-way property। तो हम या तो फाइंड करते हैं दो चीज़ें बेसिकली इसके अंदर फॉल करती हैं। एक तो है हम ए डाटा ऑब्जेक्ट उसको फॉल करते हैं, फाइंड करते हैं दैट मैप्स टू प्री स्पेसिफाइड हैश रिजल्ट, और सेकंड क्या है, टू डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट मैप टू दी सेम हैश रिजल्ट, जो सेम हैश रिजल्ट को मैप करते हैं। तो दी कुलियन फ्री प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि आपस में उनका कहीं पे जो हैश वैल्यू है वो सेम एक वैल्यू एक ही मुख्तलिफ उसकी कैलकुलेट ना हो रही हो। तो हम इसलिए कुलियन फ्री प्रॉपर्टी और वन वे प्रॉपर्टी दोनों को चेक कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स hash functions are often used to determine whether or not data has changed। तो आप इसमें इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से फिर हम देखते हैं इसकी जो हैश फंक्शन के अंदर जो उसको हम यूज़ करते हैं, तो वेदर डाटा नॉट डाटा हैज़ चेंज, तो उसके अंदर डाटा चेंज हुआ है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। हैश फंक्शन की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो देन इट कंडेंसेस आर्बिट्रेरी मैसेज टू फिक्स साइज। तो बेसिकली क्या करता है कि हम एक हैश फंक्शन क्या एक मैसेज है, डाटा मैसेज है, उसको ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करता है तो हमारे पास ये आर्बिट्रेरी कंडेंस मैसेज है, तो इसको फिक्स साइज कोई वैल्यू का उसकी कोई हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है, उसको कंपैक्ट कर देता है। यूजुअली अज्यूम हैश फंक्शन इज पब्लिक, तो उसको नॉर्मली पब्लिक एज्यूम किया जाता है। तो हैश यूज टू डिटेक्ट चेंजेस टू मैसेज, तो नॉर्मली उसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि मैसेज के अंदर कोई चेंजेस हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। वांट ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, उसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटेशनली इनफिजिबल to find data mapping to specific hash one way property। तो इसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने पहले बात की थी कि वन वे प्रॉपर्टी होती है कि कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड डाटा मैपिंग टू स्पेसिफिक हैश। तो हमारा जो डाटा है वो किस हैश वैल्यू पे जाके मैप होगा ये हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज डाटा के ऊपर जब हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो उसकी जो हैश वैल्यू होगी तो वो हर दफ़ा डिफरेंट वो कैलकुलेट करके हमें एक नई वैल्यू देगा और उसको वहाँ पे स्टोर कर देगा। तो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड टू डाटा टू सेम हैश, तो ये भी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है कि हमारा जो दो डाटा हैं उनकी सेम हैश वैल्यू आए, हर डाटा की एक डिफरेंट हैश वैल्यू आ रही होती है। तो इससे यानी कि कुलियन फ्री प्रॉपर्टी है कि एक ही वक्त में दो डिफरेंट अगर हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं हैश फंक्शन अप्लाई करके तो वो दोनों सेम नहीं हो सकती।
क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को डायग्राम की फॉर्म में आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास जो मैसेज है और डाटा ब्लॉक, जिसे एम डाटा ब्लॉक कह रहे हैं, जो कि वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, एल लेंथ, एंड उसके अंदर एल बिट्स हैं, ठीक है। तो ये डाटा ब्लॉक है, इसके ऊपर हम कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक बड़ा डाटा ब्लॉक है, उसके ऊपर जब हम पूरा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देन हमें हैश वैल्यू, एक फिक्स लेंथ की हैश वैल्यू h मिल जाएगी। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, स्टाइलिंग फिगर 11.11 डिपिक्ट्स द जनरल ऑपरेशन ऑफ ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा वो जर्नल ऑपरेशन है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का, कि हमारे पास कोई फिक्स लेंथ, कोई एक लेंथ है, उसका डाटा है, उसको हम उसके ऊपर जब हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें फिक्स लेंथ की एक आउटपुट मिल जाएगी, जिसे हम हैश वैल्यू कहेंगे। टिपिकली द इनपुट इज पैडेड आउट टू एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड लेंथ, फॉर एग्जांपल 1024 बिट्स। तो पैडिंग इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज इन बिट्स। तो उसमें यह है कि हमारे पास इनपुट को हम पैडिंग करते हैं टू एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड लेंथ। तो उसमें हम यह है कि हमारे पास एक फिक्स लेंथ है 1024 बिट्स। तो अगर हमारे पास इनपुट है उससे कम है, 1024 से साइज में कम है, तो देन हम उसकी पैडिंग करते हैं और उसमें जो जितनी एक्चुअल डाटा लेंथ है वो प्लस पैडिंग इंक्लूड करके फिर हम उसको एक स्टैंडर्ड साइज में कर लेते हैं। The length field is a security measure to increase the difficulty for an attacker to produce an alternative message with the same hash value. हैश फंक्शन एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन, हम डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में हमारे पास जो डाटा है उसके ऊपर हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो देन हमें उसके ऊपर की अप्लाई करके उसकी इंक्रिप्शन करते हैं और हमें उसका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाता है। देन उसके ऊपर की के थ्रू डिक्रिप्ट करते हैं और फिर उसमें से हम हैश फंक्शन जो उसमें डाटा में अप्लाई किया उसको दोबारा रिकैलकुलेट करते हैं और हैश वैल्यू को देन हम उसमें से गेट कर लेते हैं और ओरिजिनल डाटा हमें डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम हैश वैल्यू यहाँ पे उसमें पुट इन करते हैं और यहाँ से उसको हैश वैल्यू को अलग कर लेते हैं और जो ओरिजिनल डाटा है वो हमें मिल जाता है। Hash function and message authentication basically is a mechanism or service used to verify integrity of message। जैसे हमने पहले बात की कि हम जो हैश फंक्शन है वो इंटेग्रिटी, मैसेज की इंटेग्रिटी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। By assuring that data received are exactly as sent। तो डाटा इंटेग्रिटी क्यों ज़रूरी है, हैश फंक्शन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा जितना भी डाटा है जिस रिसीव हुआ है तो आर एग्जैक्टली एज सेंट, जैसा सेंड किया था एग्जैक्टली वही डाटा हमें मिला या उसमें कोई चेंज है, मॉडिफिकेशन है। तो स्टाइलिंग फिगर 11.2 illustrate a variety of ways in which a hash code can be used to provide message authentication। तो 11.2 के अंदर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ जो मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये इसकी हैश फंक्शन या हैश कोड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसमें यह है कि ए मैसेज प्लस कंकैटिनेटेड हैश कोड इज इनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज़ करते हुए हम हैश कोड को हैश कोड करते हैं। concatenated hash code is encrypted using symmetric encryption। Since only A and B share the secret key, तो इसके अंदर A और B जो है वो secret key share कर रहे होते हैं। तो the message must have come from A and has not been altered।
तो चूंकि ए और बी के दरमियान ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है, तो जो है ए से आना चाहिए मैसेज एंड बी तक जब जाएगा तो दरमियान में कहीं चेंजेस या उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं होगी। द हैश कोड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर और रिडंडेंसी रिक्वायर्ड टू अचीव ऑथेंटिकेशन। B, only the hash code is encrypted using symmetric encryption। तो यहाँ पे ये सेकंड जो है उसमें ये हमारे पास आता है कि जी हैश कोड जो है उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है एंड यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। दिस रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग बर्डन फॉर दोज एप्लीकेशन नॉट रिक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें यह है कि जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि हैश कोड को हम सिर्फ एनक्रिप्ट कर लेते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है कि शोज द यूज ऑफ हैश फंक्शन बट नो इंक्रिप्शन फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो ये शो करता है कि यूज ऑफ हैश फंक्शन, हैश फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं बट इंक्रिप्शन फॉर नो इंक्रिप्शन फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हम किसी किस्म की कोई इंक्रिप्शन नहीं करेंगे। तो द टेक्निक एज्यूम्स दैट टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज शेयर ए कॉमन सीक्रेट वैल्यूज एस। तो इसमें यह भी असम्पशन है कि दोनों पार्टीज एक कॉमन सीक्रेट वैल्यू एस उसको शेयर कर रहे हैं। ए कंप्यूट्स द हैश वैल्यू ओवर द कॉन्केटिनेशन ऑफ एम एंड एस and append the resulting hash value to m। तो इस तरीके से जो a है वो कंप्यूट करता है हैश वैल्यू, कॉन्केटेनेशन m के साथ करता है एंड s के साथ करता है एंड देन अपेंड द रिजल्टिंग हैश वैल्यू टू m। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं a b c d, तो इस तरीके से इनको कॉन्केटिनेट करके हमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स दे रहा है। अब हम फर्दर इसको देखते हैं। बिकॉज B possesses S, it can recompute the hash value or to verify। Because the secret value itself is not sent, an opponent cannot modify an intercepted message and cannot generate a false message। तो क्योंकि सीक्रेट की इटसेल्फ उसको यहाँ पे वो नहीं किया जा रहा, नहीं सेंड किया जा रहा, ठीक है। तो इस वजह से फिर ओपोनेंट या कोई भी थर्ड पार्टी है जो अटैकर है वो इसमें किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं कर सकता, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता और किसी किस्म का फॉल्स मैसेज भी जनरेट नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन एडिट, फोर्थ जो डी है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी उसको ऐड किया जा सकता है टू the approach of C by encrypting the entire message plus the hash code when confidentiality is not required। तो जब हमें confidentiality अगर नहीं required है तो method B has an advantage over method A and D। तो इस तरीके से method B को है A और D के मुकाबले में ज़्यादा advantage है, which encrypt the entire message in that less computation is रिक्वायर्ड। तो उसमें यह है कि हमारे पास फिर कंप्यूटेशन हमें लेस रिक्वायर्ड होगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 मेथड हैं उनमें हमने इन चारों मेथड में जहाँ जहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट है और कहीं पे हम इंटेग्रिटी को हमारा फोकस होता है। तो इस तरह ये चारों मेथड हम देख सकते हैं कि इन चारों में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हैश फंक्शन है और मैसेज ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैश फंक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। लास्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें हमने हैश फंक्शन को उसके साथ मैच किया मैसेज ऑथेंटिकेशन के साथ कि हम हैश फंक्शन और मैसेज ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड्स में देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर और हैश फंक्शंस का क्या रिलेशन है। तो हमारे पास फिगर जो 11.3 है सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो इसमें हमारे पास
ए जो फिगर है और बी यहाँ शो है कि हमारे पास सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है। तो हमारे पास सोर्स में एक मैसेज है, उसमें हम हैश फंक्शन उस पर अप्लाई करते हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन करके डेस्टिनेशन तक हमारा इंक्रिप्टेड मैसेज पहुंच जाता है। तो हम इसको अभी डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर आपस में रिलेट करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन विच इज सिमिलर टू ए मैसेज ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, जैसे मैसेज ऑथेंटिकेशन इम्पॉर्टेंट है इसी तरीके से हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर भी इम्पॉर्टेंट है। तो digital signature is important aspect. The operation of digital signature is similar to that of MAC. तो इसका जितना भी जो भी फंक्शनैलिटी है, वर्किंग ऑपरेशन स्टेप्स हैं, वो मैक की तरह सिमिलर टू मैक हैं। इन द केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर द हैश वैल्यू ऑफ ए मैसेज इज इनक्रिप्टेड विद ए यूजर प्राइवेट की। Anyone who knows the user's public key can verify the integrity of the message. तो इसमें यह है कि जो यूज़र पब्लिक की को जिसको पता है वो वेरीफाई कर सकता है उस मैसेज की इंटेग्रिटी को। दैट इज एसोसिएट विद द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड टास्क बनता है। In this case, an attacker who wishes to alter the message would need to know the user's private key. अब यह है कि इसमें हमारे पास पब्लिक की के थ्रू हम इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन अटैकर जो है उसको अगर प्राइवेट की पता होगी देन वो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन कर सकता है, एल्स वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकता। द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर गो बियॉन्ड जस्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है जस्ट वो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि अगर उसको प्रॉपरली हम जब आगे लेक्चर्स में देखेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर्स को जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो मैसेज ऑथेंटिकेशन के अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। Styling figure 11.3 illustrate in a simplified fashion how a hash code is used to provide a digital signature. तो 11.3 में डिटेल इसकी एग्जिस्ट करती है कि किस तरीके से उसको सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज है, उसमें हमारे पास उसके ऊपर हम जब हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसको इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग प्राइवेट की एंड देन हमारे पास जो अब डाटा है उसके साथ अब हैश फंक्शन वैल्यू भी है एंड देन प्राइवेट की उससे हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। देन इसको जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट जो है वो इसकी पब्लिक की जो है वो उसके क्या करेंगे एंड दी हैश फंक्शन जो हैश वैल्यू है उसके थ्रू उसको हम देखेंगे और देन कंपेयर करके हम फाइंड करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि आइदर ये जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो इसी तरीके से ये सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैसेज है, हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, उसको प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया जा सकता है एंड देन इसके ऊपर हम इसकी इनक्रिप्शन की यूज़ करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं एंड देन हमारे पास डिक्रिप्शन की है, देन हम इसको इसके ऊपर अगेन जो हमारे पास मैसेज जो है वो प्लस उसकी जो इनक्रिप्शन के लिए जो हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया उसकी वैल्यू एंड उसको पब्लिक की से हम इसको देन डिक्रिप्ट करेंगे एंड हैश वैल्यू गेट करेंगे और फिर देन उनको कंपेयर करेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ये डिजिटल सिग्नेचर की एक बेसिक सी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले दी हैश कोड इज इनक्रिप्टेड यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन एंड यूजिंग दी सेंडर्स प्राइवेट की। तो सबसे पहले
जो ए फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि हैश कोड को हम इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग पब्लिक की encryption and using sender's private key. As with figure 11.2b, this provide authentication. तो इस तरीके से वो इसकी authentication provide करता है. It also provide a digital signature because only the sender who could have produced the encrypted hash code. In fact, this is the essence of डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक. तो इसमें क्या है कि इट प्रोवाइड्स ओनली ए डिजिटल सिग्नेचर बिकॉज ओनली द सेंडर कुड हैव प्रोड्यूस द इनक्रिप्टेड हैश कोड. तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर में बेसिकली ये सब परफॉर्म हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हैश कोड का किस तरीके से मैसेज है, हमारे पास हैश कोड है, हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं की के थ्रू एंड देन हमारे पास जो मैसेज है उसमें जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसमें की और हैश फंक्शन दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं एंड देन फिर हम इसको की के थ्रू यूजिंग के की उससे डिक्रिप्ट करते हैं एंड हमारे पास हैश फंक्शन या हमें हैश वैल्यू भी मिल जाती है और हम उस वैल्यू को फिर कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से सेकंड जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं कि इफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए एंड ऑथेंटिसिटी भी चाहिए या डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, देन द मैसेज प्लस द प्राइवेट की इंक्रिप्टेड हैश कोड कैन बी इंक्रिप्टेड यूजिंग ए सिमेट्रिक की एंड दिस इज ए कॉमन टेक्निक. तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि हम मैसेज plus the private key encrypted hash code can be encrypted using a symmetric key. Other hash function uses. The hash functions are commonly used to create a one-way password file. तो basically hash function को हम one-way password file के तौर पे हम use कर रहे होते हैं. There exists a scheme in which a hash of a password is stored by an ऑपरेटिंग सिस्टम रादर देन पासवर्ड इटसेल्फ. तो इस तरह की भी स्कीम एग्जिस्ट करती हैं जिसमें हम जो हैश ऑफ ए पासवर्ड है उसको स्टोर कर देते हैं बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम रादर देन पासवर्ड इटसेल्फ. यानी उसको उस तरह नहीं करते बल्कि उसको स्टोर कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. Thus the actual password is not retrievable by a hacker who gains access to the password file. तो अब वो उस पासवर्ड फाइल में चूंकि नहीं रखा जा रहा तो कोई अटैकर उसको अटैक करेगा तो उसको वो फाइल नहीं मिल सकेगी. इन सिंपल टर्म्स, व्हेन ए यूजर एंटर्स ए पासवर्ड, द हैश ऑफ दैट पासवर्ड इज कंपेयर्ड टू द स्टोर्ड हैश वैल्यू फॉर वेरिफिकेशन. तो जैसे ही कोई उसमें पासवर्ड एंटर करता है उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट होती है और वो जो स्टोर्ड जो हैश वैल्यूज पड़ी है उसके साथ उसको वेरीफाई करता है. अगर उससे सेम मिल जाता है देन वो वैलिड पासवर्ड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है. तो इस तरीके से फिर जो रॉन्ग पासवर्ड है या इनवैलिड पासवर्ड है वो उसमें इंटर नहीं हो सकते. दिस अप्रोच टू पासवर्ड प्रोटेक्शन इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली वो इसी तरीके से जो पासवर्ड है वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं. तो हैश फंक्शन can be used for intrusion detection and virus detection. तो इस तरीके से जैसे पासवर्ड के लिहाज से आप उसको यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसको फिर इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं और वायरसेस के लिए भी कर सकते हैं. कि कोई अटैकर है वो अटैक करेगा तो हम उसको वैलिडेट करेंगे, अगर वो ऑथेंटिक यूजर है तो हम उसको इंटर होने देंगे, अगर वो अटैकर है तो हम उसको इंटर नहीं होने देंगे, उसको एक्सेस नहीं देंगे. सिमिलरली वायरस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है. जो रूटीन प्रोग्राम्स हैं उनको वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब वायरस है, एबनॉर्मल रूटीन है तो उसको वो डिटेक्ट करेगा और उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा. Store hash function for each file on a system and secure the hash values
फॉर एग्जांपल ऑन ए CDR इट दैट इज केप्ट सिक्योर। तो हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन हर फाइल का जो है उसको सिस्टम पे उसको स्टोर कर लेते हैं एंड सिक्योर हैश वैल्यूज, उसकी हैश वैल्यूज सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन CDR दैट इज केप्ट सिक्योर, तो उसको हम सिक्योर कर लेते हैं कि ये वैल्यूज हैं, उनकी ये हैश वैल्यूज हैं। ऑन वन कैन लेटर डिटरमिन इफ ए फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय रीकम्प्यूटिंग हैश फंक्शन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर इफ फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय रीकम्प्यूटिंग, तो हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। एन इंट्रूडर वुड नीड टू चेंज f विदाउट चेंजिंग h ऑफ f। तो इस तरह उसमें फंक्शन को या उसकी वैल्यू को जो उसके अंदर है उसको इंट्रूडर उसको तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसकी जो हैश फंक्शन है उसमें वो तो उसको हमने अलग से करके स्टोर किया हुआ, तो उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। A cryptographic hash function can be used to construct a pseudo random function। तो हम जैसे हैश वैल्यूज की बात की, तो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि सूडो रैंडम नंबर फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, और ए सूडो रैंडम नंबर जनरेटर PRNG भी कह सकते हैं। तो ए कॉमन एप्लीकेशन फॉर ए हैश बेस्ड PRF is for the generation of symmetric key। तो जो कॉमन एप्लीकेशन है हैश बेस्ड PRF is for the generation of symmetric key। तो हम नॉर्मली जो इसको PRF को यूज करते हैं वो सिमेट्रिक की जनरेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। Other hash function uses में to create a one-way password file। तो हम one-way password file भी create कर रहे होते हैं जिसमें store hash of password not actual password। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी, जैसे अभी पहले बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज़ में भी इसी तरीके से किया जा रहा होता है कि हम जस्ट हैश जो फंक्शन अप्लाई करके हैश वैल्यूज़ हैं पासवर्ड की, उनको हम स्टोर कर लेते हैं। तो जिससे एक्चुअल पासवर्ड जो है वो स्टोर नहीं कर रहे होते। तो अगर किसी को पासवर्ड फाइल मिल जाती है, वो हैकर उसको वो से वैल्यूज़ को नहीं गेट कर सकता। सिमिलरली अगर उसको हैश वैल्यूज़ भी मिल जाती हैं देन वो भी उसको कन्वर्ट या इन्वर्स उसका नहीं कर सकता। फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन एंड वायरस डिटेक्शन कीप एंड चेक हैश फाइल ऑन सिस्टम। तो इस तरीके से यह है कि हम अगर उसके अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन करना चाहते हैं या वायरस डिटेक्शन उसके अंदर करना चाहते हैं तो कीप एंड चेक हैश फाइल ऑन द सिस्टम। तो उसको हम साथ साथ चेक करते रहें कि किस तरीके से ये इसके अंदर इनको फाइंड किया जा सकता है। सूडो रैंडम फंक्शन PRF और सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। तो हम जो है वो हैश फंक्शन जैसे हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से हम सूडो रैंडम नंबर फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं या सूडो नंबर जनरेटर उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टू सिंपल इनसिक्योर हैश फंक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू सिंपल इनसिक्योर हैश फंक्शंस bit by bit exclusive or या XOR of every block। तो उसमें क्या है कि हम bit by bit हर ब्लॉक का exclusive OR लेते जाएंगे। For example CI which is equal to BI1 exclusive or BI2। तो एक ब्लॉक है उसको exclusive OR कर रहे हैं दूसरे ब्लॉक के साथ, then exclusive OR कर रहे हैं तीसरे ब्लॉक के साथ, until exclusive OR BIM जो लास्ट ब्लॉक है उसके साथ एक्सक्लूसिव OR करके हम CI गेट कर रहे हैं। तो ए लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, तो उसमें हम रिडंडेंसी चेक कर सकते हैं एंड रीजनेबली इफेक्टिव एज डाटा इंटेग्रिटी चेक। तो ये एक डाटा इंटेग्रिटी चेक
के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। 1 बिट सर्कुलर शिफ्ट ऑन हैश वैल्यूज, तो हम 1 बिट सर्कुलर शिफ्ट भी हैश वैल्यू पे कर सकते हैं। फॉर ईच सक्सेसिव n बिट ब्लॉक रोटेट करंट हैश वैल्यू टू लेफ्ट बाय 1 बिट एंड XOR ब्लॉक। तो उसमें क्या हम कहते हैं कि 1 बिट सर्कुलर शिफ्ट ऑन हैश वैल्यू, कि हम जो करंट हैश वैल्यू उसको रोटेट करते हैं लेफ्ट 1 बिट लेफ्ट एंड फिर उसको XOR उसका कर देते हैं दूसरे ब्लॉक के साथ। तो दिस इज गुड फॉर डाटा इंटेग्रिटी बट यूजलेस फॉर सिक्योरिटी। तो ये है कि हमारे पास अगर हम इस मेथड को XOR जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको करके करें तो ये हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी तो इससे हमें मिल जाएगी, बट ये है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिलेगी। ये उसके लिए यूजलेस है बट इट इज़ गुड फॉर इंटेग्रिटी। अब हम बात करेंगे हैश फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की, कि हैश फंक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम रिक्वायरमेंट सारी डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस टेबल में रिप्रेजेंट हो रही हैं ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएबल इनपुट साइज। वेरिएबल इनपुट साइज क्या है, एच कैन बी अप्लाइड टू ए ब्लॉक ऑफ डाटा ऑफ एनी साइज। तो उसको किसी भी साइज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इनपुट साइज इसका वेरिएबल है, फिक्स साइज नहीं है। फिक्स्ड आउटपुट साइज, तो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आउटपुट जो साइज है वो फिक्स्ड होगा। एच प्रोड्यूस ए फिक्स लेंथ आउटपुट। तो हमारे पास जो हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि हैश फंक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी डाटा ब्लॉक है, जो भी वेरिएबल लेंथ है वो उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करके आउटपुट में हमें फिक्स लेंथ मिलेगी। तो हमारे पास आउटपुट साइज फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एच ऑफ एक्स हैश फंक्शन जो भी हम अप्लाई करेंगे इज relatively easy to compute for any given x। तो किसी भी x वैल्यू के लिए कंप्यूट करना h of x वो relatively easy है। making both hardware and software implementations practically। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को प्रैक्टिकल करता है, मीन्स के हम इसकी एफिशिएंसी जो है हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी अच्छी एफिशिएंसी है। प्री इमेज रेजिस्टेंट वन वे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एनी गिवन हैश वैल्यू h, किसी भी एक वैल्यू h के लिए इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड y सच दैट h ऑफ y इज इक्वल टू h। सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंट वीक कोलिजन रेजिस्टेंट, उसमें क्या है कि फॉर एनी गिवन ब्लॉक x इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड y इंटू y x विद h ऑफ y इज इक्वल टू h ऑफ x। तो सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंस वीक कोलिजन रेजिस्टेंट, हम इसको भी देख रहे होते हैं वन वे प्रॉपर्टी, इसको हम देख रहे थे, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। कोलिजन रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट है। इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड ए पेयर एक्स वाई सच दैट h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ y। मीन्स अगर हम इन दोनों का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं h फंक्शन x और y, तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, ये दोनों की वैल्यूज हमेशा डिफरेंट ही होंगी। सिमिलरली सूडो रैंडमनेस की बात करें तो द आउटपुट ऑफ h मीट स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सूडो रैंडमनेस। तो हमें सूडो रैंडमनेस उसमें आउटपुट में मिल रही होती है कि मतलब उसकी जो भी वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं हैश फंक्शन के बाद वो रैंडमली जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट रैंडमली वो हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हैश फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने डिस्कस किया, वेरिएबल इनपुट साइज हो सकता है, फिक्स्ड आउटपुट साइज है, एफिशिएंसी है,
प्री इमेज रेजिस्टेंस है वन वे प्रॉपर्टी, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस है वीक कोलिजन रेजिस्टेंट, एंड कोलिजन रेजिस्टेंट है स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट, एंड सूडो रैंडमनेस। अब हम बात करते हैं अटैक्स ऑन हैश फंक्शन। हमने हैश फंक्शन, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उसको देखा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, तो उसके ऊपर किस किस तरह अटैक्स के चांसेस है या कैसे अटैक्स हो सकते हैं। तो हैव ब्रूट फोर्स अटैक एंड क्रिप्टा एनालिसिस, ए प्री इमेज और सेकंड प्री इमेज अटैक, फाइंड y such that h of y equal to given hash value। तो प्री इमेज ऑफ सेकंड प्री इमेज अटैक हम कैसे कह सकते हैं कि हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं सच दैट अगर उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करें तो इट शुड बी इक्वल टू गिवन हैश वैल्यू। कोलिजन रेजिस्टेंस क्या है कि फाइंड टू मैसेजेस x एंड y विथ सेम हैश, सो h of x इज इक्वल टू h of y। तो हम कोलिजन रेजिस्टेंस किस तरह कर सकते हैं कि दो हमारे पास वैल्यूज हैं, अगर x और y हैं तो दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। हिंस वैल्यू 2 पावर m/2 डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ हैश कोड अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये हमें उसकी स्ट्रेंथ शो करता है। तो 128 बिट्स जो है वो इनएडुकेट हैं, 160 बिट्स जो है वो सस्पेक्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अगर हम हैश फंक्शन करें यूज और उस पे अटैक्स के हवाले से बात करें, तो अगर हम 128 बिट यूज करेंगे तो वो जो है वो उस पे अटैक हो सकता है। तो इसलिए हमें 160 या 160 से प्लस जो है वो बिट्स यूज करके किया जा सकता है, सो दैट हमारा हैश फंक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन शो करे, उसके ऊपर कोई अटैक ना हो सके। अब हम बात करते हैं बर्थडे अटैक। बर्थडे अटैक क्या है? माइट थिंक ए 64 बिट हैश इज सिक्योर। तो फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जी 64 बिट जो हैश है वो सिक्योर है, but by birthday paradox is not. Birthday attack works thus: first of all, given user prepared to sign a valid message X। तो सबसे पहले क्या है कि एक गिवन यूजर है वो प्रिपेयर करता है, prepared to sign a valid message X, valid message X साइन करता है। ओपोनेंट जो है जनरेट्स 2 पावर m/2। तो ओपोनेंट जो है वो 2 जो है जनरेट करता है डिफरेंट वेरिएशंस, जो 2 पावर m/2 वेरिएशंस है ऑफ x डैश ऑफ x, ऑल विद एसेंशियली द सेम मीनिंग एंड सेव देम। तो इस तरीके से ये सारी वेरिएशंस को सेम मीनिंग के साथ उनको सेव कर लेता है। देन ओपोनेंट जनरेट 2 पावर m/2 वेरिएशंस ऑफ y डैश ऑफ ए डिजायर्ड फ्रॉडुलेंट मैसेज y। तो इसी तरीके से y के लिहाज से भी डिफरेंट वेरिएशंस वो जनरेट कर लेता है। तो 2 सेट्स ऑफ मैसेजेस आर कंपेयर्ड टू फाइंड पेयर विथ सेम हैश, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 बाय बर्थडे पैराडॉक्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सबसे पहले एक वैलिड मैसेज हमारे पास x जो है वो आता है, फिर देन x की वेरिएशंस होती हैं, देन y की वेरिएशंस आती हैं। तो 2 सेट्स ऑफ मैसेज आर कंपेयर टू फाइंड पेयर विद सेम हैश। तो उसमें से हम फिर 2 सेट्स को कंपेयर करते हैं जिनकी सेम हैश वैल्यू है। तो हैव यूजर साइन द वैलिड मैसेज, द सब्स्टिट्यूट द फेक विल हैव ए वैलिड सिग्नेचर। तो इस तरीके से जो इसका सब्स्टिट्यूट है जो कि फेक है उसका इसके साथ मैच हो सकता है। Conclusion is that need to use larger MAC और hash। तो इस पे यह है कि हम लार्जर मैक या हैश वैल्यू यूज करें तो उसमें चांसेस कम होंगे उसकी जो फेक मैसेजेस हैं उनको गेट करने की। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि बर्थडे अटैक बेसिकली क्या है,
तो उसमें हमारे पास ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर 64 बिट हम उसको हैश को यूज़ करते हुए करते हैं, तो हम फिर उसमें एक मैसेज है, वैलिड मैसेज है, उसको लेके चलते हैं। देन उसमें फिर हम ओपोनेंट्स अगर जनरेट करता है, डिफरेंट वेरिएशंस हैं एक्स की भी वाई की भी, और फिर उसके पेयर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैसेजेस के पेयर फाइंड करते हैं कि जिनकी हैश वैल्यू सेम है तो वो उससे रिलेटेड होगी। बट ये है कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि 64 बिट है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि से फेक और उनका हैश वैल्यूज़ जो है वो मैच कर जाए, एंड देन उसके ऊपर अटैक जो है वो श्योर हो जाए। तो इसका अब यह है कि एट द एंड हम ये कर सकते हैं इसको, इसके जो अटैक से बचने के लिए, कि हम जो है मैक या हैश वैल्यू जो है वो लार्जर साइज की यूज करें रादर देन 64 बिट। अब हम बात करते हैं हैश फंक्शन क्रिप्टा एनालिसिस। हैश फंक्शन जो है वो उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं। अगर हम हैश फंक्शंस को यूज करते हैं तो देन उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के अटैक्स भी पॉसिबल हैं। तो एज विद द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, crypta analytic attacks on hash functions seek to exploit some property of the algorithm to perform some attack other than an exhaustive search. In recent years, have much effort and some success in developing crypta analytic attack on hash function. तो अब जो जितने भी हैश फंक्शन के ऊपर जो है वो वैसे तो काफ़ी ये सिक्योर है कि जी हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको अलग से स्टोर भी कर रहे हैं। हैश फंक्शन वैल्यू एक्सेसिबल भी नहीं है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हम हैश वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। बट ये है कि रिसेंट ईयर्स में इसमें बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी एफर्ट हुई है, और जो हैश फंक्शन के थ्रू जितने भी हैं वो उसके ऊपर अटैक करने की अटेम्प्ट्स की गई हैं। तो मस्ट कंसिडर दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सिक्योर हैश फंक्शन। तो हमें ये है कि हम ओवरऑल सिस्टम को कंसिडर करते हुए रेफर टू एज एन इंटेंडेड आइटरेटेड हैश फंक्शन। तो जहाँ पे हम आइटरेटेड हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दिस वाज प्रपोज बाय मिर्कल एंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट हैश फंक्शन इज यूज टुडे। तो इसमें यह है कि क्योंकि हैश फंक्शंस के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उसके ऊपर हम जो भी हैश वैल्यू अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर उसको फाइंड करना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम आइट्रेशन उसके ऊपर मल्टीपल आइट्रेशंस करें सो दैट उसको ज़्यादा हार्डर बना सकें, उसको कोई भी अटैकर उसको अटैक ना कर सके। तो ये एक मिर्कल हैं, इन्होंने इसको आइट्रेटिव जो हैश फंक्शन है उसका आइडिया दिया, एंड अब इसको ब्रेक करना एक हार्ड टास्क है। सो जितने भी अब हैश फंक्शन है वो आइट्रेटिव हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो द हैश फंक्शन टेक्स एन इनपुट मैसेज लेता है एंड पार्टीशन इट इनटू L फिक्स साइज ब्लॉक्स ऑफ B बिट ईच। तो इस तरीके से वो L साइज के ब्लॉक्स जो है उतने बना के और उसके ऊपर उसको उतनी पार्टीशन करता है और उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करता है। इफ़ नेसेसरी द फाइनल ब्लॉक इज पैडेड टू B ब्लॉक। तो अब यह है कि इसमें जितने भी ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं सारे जो डाटा है उसको ब्लॉक के फॉर्म में कर रहे हैं, एंड अगर फाइनल ब्लॉक है वहाँ पे बिट्स शॉर्ट हैं तो वहाँ पे पैडिंग भी की जा सकती है। द फाइनल ब्लॉक आल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द इनपुट टू हैश फंक्शन। तो फाइनल जो ब्लॉक होता है उसमें हमारे पास जो इंक्लूड वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द इनपुट टू हैश फंक्शन, इनपुट की टोटल लेंथ कितनी है वो उसकी में वो इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है, एंड द इंक्लूजन ऑफ द लेंथ makes the job of the opponent more difficult। तो उसमें जो हम उसकी लेंथ और उस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं तो इस तरीके से ओपोनेंट जो है उसका अटैक करना और भी मुश्किल हो जाता है।
द हैश एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स रिपीटेड यूज ऑफ ए कंप्रेशन फंक्शन एफ। तो हैश फंक्शन जो है उसमें कंप्रेशन फंक्शन का जो है वो रिपीटेड यूज इन्वॉल्व है। दैट टेक्स टू इनपुट, दो इनपुट लेता है, एंड n bit input from the previous step called the chaining variable। तो previous step से जो input आती है उसको लेता है and a b bit block, और दूसरी b bit block को लेता है and produces an n bit output। तो इस तरीके से वो दो input लेता है और और एक जो है output जो है n bit output produce कर देता है। At the start of hashing, the chaining variable has an initial value that is specified as part of the algorithm. The final value of the chaining variable is the hash value। तो उसकी जो final value होगी वो फिर chaining variable की hash value होगी। Often be greater than n, hence the term compression। The motivation for this iterative structure stems from the observation by Merkle and Demgard that if the compression function is Culian resistant, तो ये जो iterative function, iterative structure, ये basically इसका जो basic concept जो है वो Merkle and Demgard ने दिया, and उन्होंने सेकंड पॉइंट ये भी दिया कि जी इसके में कंप्रेशन फंक्शन का जो है ना वो कुलियन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मींस उसमें किसी किस्म की आपस में कुलियन नहीं होनी चाहिए। जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो देन उसमें कुलियन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। देन सो इट इज रिजल्टेंट आइटरेटेड हैश फंक्शन। तो इस तरीके से हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो एक आइटरेटेड हैश फंक्शन होगा जिसमें no collision होगी। Therefore, the structure can be used to produce a secure hash function to operate on a message of any length। तो इस तरीके से फिर ये hash function, secure hash function हम उसको produce करेंगे to operate on a message of any length। तो उसको किसी भी length के message के साथ उसको operate कर सकते हैं। Crypto analysis of hash function focuses on the internal structure of f। तो जो बेसिकली अगर क्रिप्टो एनालिसिस है या जो अटैकर है उसका बेसिक जो पर्पस है वो हैश फंक्शन कैसे बना हुआ है, कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो उसका फोकस जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके जो फंक्शन का है। बेस्ड ऑन अटेम्प्ट्स टू फाइंड एफिशिएंट टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग कुलियन फॉर ए सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ एफ। तो अटेम्प्ट किस तरह की जा सकती हैं, जो इंट्रूडर है वो अटेम्प्ट करेगा टू फाइंड एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कुलियन फॉर ए सिंगल एग्जीक्यूशन। उसके अंदर कोई कुलियन फाइंड करने की कोशिश करेगा सो दैट जहाँ पे कोलाइड करेगा उसकी वो वैल्यू उसको गेट कर सकेगा। वंस दैट इज डन द अटैक मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फिक्स वैल्यू ऑफ इनिशियलाइजेशन वेक्टर। तो इस तरीके से फिर अगर कोई एक उसके अंदर कुलियन होती है देन वो उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकता है एंड इस तरीके से वो स्टेप वाइज बाकी वैल्यूज भी गेट करता जाएगा एंड हैश वैल्यू फाइंड कर लेगा एंड इस तरीके से उसका अटैक सक्सेसफुल हो सकता है। द अटैक ऑफ एफ डिपेंड्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सप्लॉइट करता है अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। द अटैक दैट हैव बीन माउंटेड ऑन हैश फंक्शन आर रादर कम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड आवर स्कोप हेयर। तो इसके जो अटैक्स हैं वो अगर उसकी कम्प्लेक्स हैं हैश फंक्शन तो उस कम्प्लेक्सिटी को हम नहीं देख रहे कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट ये है कि जितने भी अटैक्स हैं वो इस तरीके से उस हैश फंक्शन को वैल्यूज को गेट करके उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। क्रिप्टो एनालिटिक attacks exploit some property of algo so faster than exhaustive search। तो जो इसकी क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स में किस तरीके से करता है कि एल्गोरिदम
की कुछ प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लॉइट करता है रादर देन उसके अंदर एग्जॉस्टिव सर्च करे। हैश फंक्शन यूज आइटरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने बात की कि आइटरेटिव स्ट्रक्चर को यूज करता है। प्रोसेस मैसेज इन ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लेंथ, तो वो जितने भी मैसेजेस हैं उनको ब्लॉक की फॉर्म में करता है। अटैक फोकस ऑन कुलियन इन फंक्शन एफ, वो कुलियंस की फॉर्म में उन फंक्शन एफ को यूज करता है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक साइफर्स एज हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। ब्लॉक साइफर्स को भी हैश फंक्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो कैन यूज ब्लॉक साइफर एज हैश फंक्शन यूजिंग h of 0 is equal to 0 and 0 pad of final block। कंप्यूट करेंगे हम इसमें hi which is EMI और hi minus 1 and use final block as the hash value। This is similar to CBC but without a key, इसमें की हम यूज नहीं करेंगे। Resulting hash is too small 64 bit both due to direct birthday attack and to meet in the middle attack। Other variants also susceptible to attack। Secure hash algorithm SHA, हम उसकी बात करते हैं। In recent years the most widely used hash function has been secure hash algorithm है। The secure hash algorithm was developed by National Institute of Standards and Technology NIST, published as a Federal Information Processing Standard in 1993। A revised version was issued as FIPS 180-1 in 1995 and is generally referred to as SHA-1, उसको refer कर दिया। The actual standard document is entitled Secured Hash Standard। SHA is based on hash function MD4 and its design closely model MD4, तो ये MD4 से बहुत closely related है। SHA-1 produce a hash value of 160 bits, तो हम जो इसमें यूज करेंगे 160 बिट को यूज करते हुए SHA-1 काम करता है। तो in 2005 a research team described an attack in which two separate messages could be found that deliver the same SHA-1 hash using 2^69 operations for fewer than the 2^80 operation previously thought needed to find a collision with an SHA-1 hash। The result has hastened the transition to newer, longer version of SHA। Overall क्या है, SHA basically is originally designed by NIST and NSA 1993, was revised in 1995, जिसको SHA-1 कह दिया गया, US standard for use with DSA signature scheme। This is basically based on design of MD4 with key differences, produces 160-bit hash values। Recent 2005 result on security of SHA have raised concern on its use in future application। तो ये कितना सिक्योर किस्म का है कि फ्यूचर एप्लीकेशन में SHA-1 को यूज करना ये अच्छा, ये बेहतर समझा जा रहा है। Revised secure hash standard, तो NIST issued revision in 2002 add 3 additional version of SHA। तो इसमें फिर और वर्जन, इसमें इम्प्रूवमेंट हुई, एनहांसमेंट हुई और वर्जन इसमें आ गए, जैसे SHA-256, SHA-384 एंड SHA-512। डिजाइन फॉर कंपैटिबिलिटी विद इंक्रीज सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय AES साइफर। फिर जैसे जैसे साइफर बनते गए उस लिहाज से इसकी सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें बिट्स का साइज जो है वो इंक्रीज होता गया। स्ट्रक्चर एंड डिटेल इज सिमिलर टू SHA-1, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, हेंस एनालिसिस शुड बी सिमिलर, तो उसका एनालिसिस भी सेम है बट सिक्योरिटी लेवल आर रादर हायर, तो उसमें बिट डिफरेंट हमारी यूज हो रही हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि SHA के वर्जन 1 है, 224 है, 256 है, 384 एंड 512 है।
तो इसमें हमें मैसेज डाइजेस्ट साइज है 1 से लेकर, अगर हम जो 512 है तो 160 था, 224 था, 256, बट अब जो है 512, तो 160 से 512 साइज डाइजेस्ट साइज हो गया। मैसेज का साइज है इज 2 पावर 64, लेस देन 2 पावर 64 264, बट 1 to 8 तक इसका साइज जो चला गया। ब्लॉक साइज 512 यूज कर रहा है, बट अब SHA4 में SHA 512 में 1024 इसमें है। वर्ड साइज इसमें 32 SHA1 में था, बट SHA 512 में 64 है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप इसमें 80 इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी 80 इन्वॉल्व है, लेकिन बिट साइज की वजह से उसकी सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा हाई हो गया। SHA 512 कंप्रेशन फंक्शन है। हार्ट ऑफ द एल्गोरिदम प्रोसेसिंग मैसेज इज 1024 बिट ब्लॉक्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 80 राउंड, इसमें 80 राउंड है। अपडेटिंग ए 512 बिट बफर यूजिंग ए 64 बिट वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द करंट मैसेज ब्लॉक, तो डिराइव वैल्यू यूज करता है। एंड ए राउंड कांस्टेंट बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट 80 प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से जो SHA 512 का कंप्रेशन फंक्शन काम करता है। SHA3 एज येट SHA1 हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 1 को अभी तक ब्रेक नहीं किया जा सका। दैट इज नो वन कैन हैज़ डेमोस्ट्रेटेड ए टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कुलियन इन लेस देन ब्रूट फोर्स टाइम। तो ब्रूट फोर्स टाइम से कम टाइम में अभी तक किसी ने इसमें SHA1 की कुलियन का भी कोई नहीं दिया। However, because SHA1 is very similar in structure, in the basic mathematical operation used to MD5 and SHA0, both of which have been broken. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में MD5 एंड SHA0 वो उसको ब्रेक किया जा सकता है। SHA1 इज कंसिडर्ड इनसिक्योर एंड हैज़ बीन फेज्ड आउट फॉर SHA2। तो फिर इसलिए जो है वो SHA1 को इतना सिक्योर नहीं समझा जा रहा जितना SHA2, देन इसीलिए उसकी तरफ ये फिर SHA2 की तरफ मूव किया गया। SHA2 particularly the 512 bit version है would appear to provide unaccessible security। तो SHA3 फिर एक strong security हमें provide करता है। तो however SHA2 shares the same structure and mathematical operation as its predecessor, and that is a cause for concern because it will take year to find a suitable replacement for SHA2 should it become vulnerable। तो इस तरीके से इसको अटैक करना वो भी एक बहुत बड़ा कह लें कि हार्ड टास्क है। NIST decided to begin the process of developing a new hash standard, and accordingly NIST announced in 2007 a competition to produce the next generation NIST hash function to be called SHA3। तो उन्होंने इसको फर्दर सिक्योर करने के लिए SHA3 एक नया जो है वो हैश फंक्शन बनाया। NIST would like to have a new standard in place by the end of 2012, but emphasizes that this is not a fixed timeline। तो उनका टारगेट था कि 2012 में एक इसको नया इसमें इम्प्रूवमेंट या इन्हांसमेंट लाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें SHA1 is not yet broken but similar to broken MD5 और SHA0, so considered insecure, इसलिए इसको इनसिक्योर समझा गया। SHA2 जिसमें हम 512 बिट यूज करते हैं seems secure, share same structure and mathematical operation as predecessor, so have concern। NIST announced in 2007 a competition for SHA3 next generation NIST hash function, and the goal was to achieve in 2012। SHA3 की हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं कि द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय एनी कैंडिडेट ऑफ SHA3 आर। कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट क्या है? इट मस्ट बी पॉसिबल टू रिप्लेस SHA2 विद SHA3।
इन एनी एप्लीकेशन बाय सिंपल ड्रॉप इन सब्सटीट्यूशन। तो हम सिंपली जो है वो SHA2 को रिप्लेस कर दें 3 से। SHA3 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, therefore SHA3 must support hash value length of 224 to 5.2। इसका मतलब है कि वो इन सारी लेंथ्स को सपोर्ट करे सो दैट प्रीवियस वर्जन को वो रिप्लेस कर सके। सेकेंड ये है कि SHA3 मस्ट प्रिजर्व द ऑनलाइन नेचर ऑफ SHA2, तो उसकी ऑनलाइन नेचर को भी प्रिजर्व करे। तो दैट इज द एल्गोरिथम मस्ट प्रोसेसेस कंपैरेटिवली स्मॉल ब्लॉक 5.2 और 1024 एट ए टाइम। तो वो स्मॉल ब्लॉक्स को लेके चले इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग दैट इंटायर मैसेज बी बफर्ड इन मेमोरी बिफोर। तो मेमोरी में वो सारा बफर करने के बजाय वो 5.2 या 1024 बिट्स को लेके चले। बियॉन्ड दिस बेसिक रिक्वायरमेंट, NIST हैज डिफाइंड ए सेट ऑफ एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। These criteria are designed to reflect the requirement for the main application supported by SHA2 are security। SHA3 की रिक्वायरमेंट में सिक्योरिटी है। The strength of SHA3 should be close to the theoretical maximum for different required hash sizes for both pre-image resistance and collision resistant। SHA3 algorithm must be designed to resist any potential successful attack on HA2 function। तो SHA3 डेफिनेटली वो से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो जितने भी SHA2 जिनको रेजिस्ट करता है या उसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, SHA3 में भी वो होना चाहिए। कॉस्ट के लिहाज से है कि बी बोथ टाइम एंड मेमोरी एफिशिएंट। तो उसको SHA3 को टाइम और मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए ओवर ए रेंज ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। एल्गोरिथम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्यूनेबल पैरामीटर फॉर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स, अपॉर्चुनिटी फॉर पैरेललाइजेशन एंड सो ऑन। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए विच मेक्स इट इजियर टू एनालाइज द सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्गोरिथम। SHA3 की ओवरऑल हम रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करें तो बेसिकली इट रिप्लेसेस SHA2 विद SHA3 इन एनी यूज, सो यूज सेम हैश साइजेस। प्रिजर्व द ऑनलाइन नेचर ऑफ SHA2 की जो उसकी नेचर है उसको प्रिजर्व करता है और उसको लेके चलता है। सो मस्ट प्रोसेसेस स्मॉल ब्लॉक 5.2 और 1024 बिट्स को लेके चले। एवेल्यूशन क्राइटेरिया, उसमें सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न है, क्लोज टू द थ्योरेटिकल मैक्स फॉर हैश साइजेस। कॉस्ट इन टाइम एंड मेमोरी, दोनों पर्सपेक्टिव से कॉस्ट के लिहाज से भी इफेक्टिव होना चाहिए। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी देनी चाहिए। समरी ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हैश फंक्शंस को देखा कि हैश फंक्शंस क्या होते हैं, देन हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने हैश फंक्शन के यूजेस को देखा, उसकी रिक्वायरमेंट को देखा और उसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो हैश फंक्शन बेस्ड ऑन ब्लॉक साइफर्स, उनको हमने डिटेल से देखा। फिर हमने देखा कि सिक्योर्ड हैश फंक्शंस जो हैं वो SHA1, SHA2 और SHA3 मुख्तलिफ स्टेजेस में कैसे बनते गए और उनकी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और उनमें क्या क्या जो है प्रोज एंड कॉन्स थे, जो SHA3 में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक हैश क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बना। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।